पढ़ना है ना। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है ना। एक फोटो भी बनाया था हमने, फिगर बनाया था है ना। तो उस फिगर को इस टाइप का फिगर बनाया था पिछले क्लास में, है ना, नहीं बनाए थे? ये देखो किडनी का कटा हुआ पार्ट है, आधा उसको काट दिए है ना। किडनी जो होती है इसका जो आउटर पार्ट, ऐसे तो देखो किडनी पिछले क्लास में बताया था, किडनी को जब देखोगे तो यह बीन सेपरेट होता है ना, बीन के जैसा दिखता है आपको। लगभग इसका जो वजन होता है 120 ग्राम से 150 ग्राम तक होता है ना किडनी का। इसका ये आउटर सरफेस होता है जो कॉन्वेक्स होता है, और इनर सरफेस धसा हुआ होता है जो कॉनकेव होता है। इसको हम लोग हाइलम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। अरे भाई, ये जो किडनी आपको दिख रहा है, ये जो धसा हुआ पार्ट है ना, इसको हाइलम कहते हैं, और इधर जो पार्ट है कॉन्वेक्स पार्ट होता है। तो यहां पर अगर देखोगे आप तो इस पॉइंट पे इस तरफ ये जो आउटर साइड जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉर्टेक्स, और अंदर के साइड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको कहा जाता है मेडुला। तो प्रत्येक किडनी जो होता है उसको दो जोन में बांटा जाता है। बाहर के साइड में जो होता है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर के साइड में जो होता है मेडुला। ये मेडुला जो आपको दूसरा चाहिए। पहले रेडियो में ऐसा होता था, तो रेडियो में बोला जाता था असुविधा के लिए खेद है ना, वही चीज हो गया। तो चलो इधर क्या हो गया, ये क्वार्टर हो गया आउटर पार्ट, और इनर साइड जो होता है मेडुला। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख रहे हो कि यहाँ पर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिख रहे हैं, इस तरह से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको? मेडुलरी पिरामिड, है ना। इसकी संख्या प्रत्येक किडनी में 10 से 12 होती है। कितनी होती है भाई? यहाँ तो 5 ही दिख रहा है ये, बट ये 10 से 12 होती हैं। और इसी के अंदर आपको नेफ्रॉन देखने को मिलता है। नेफ्रॉन हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग बचपन में 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे, 9th में नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन यहीं पे होता है, इसी पिरामिड्स में आपको नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं।
ये फिगर पिछले क्लास में भी बनाया था जी, बनाए थे इसको। तो ये हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया इसको कहा जाता है मेडुला पिरामिड। चूंकि यह पिरामिड के जैसा होता है, आप लोग पिरामिड का नाम सुने हो, है ना, मिस्र में पाया जाता है पिरामिड, है ना, त्रिभुजाकार होता है, तो इसको कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कॉर्टेक्स आप देख रहे हो यह मेडुला के बीच में एक्सटेंड किया हुआ रहता है, मतलब इसका पार्ट भी क्या होता है, प्रत्येक मेडुला पिरामिड के बीच में इस तरह से इसका पार्ट गया हुआ रहता है ना, देख रहे हो ना, ये मेडुला का ही पार्ट है, लेकिन मेडुला पिरामिड के बीच में भी कॉर्टेक्स का पार्ट आ जाता है, धंस जाता है। इस पार्ट को कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टिनी, इसको कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है। अब ये कॉलम ऑफ बर्टिनी आगे की ओर जैसे जाती है तो यहां पर देखो आपको छोटे छोटे पार्ट्स, खाली जगह आपको देखने को मिल रहे हैं। इन खाली जगह को कहा जाता है माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसे, माइनर कैलिक्स। और आगे की ओर यही कैलिक्स कहलाता है मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। और आगे की ओर ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, इसे कहा जाता है रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस। और ये हो गया यूरेटर, जो पिछले क्लास में देखे थे, किडनी से यूरेटर निकलता है और वह जाकर ब्लाडर में चला जाता है, तो ये हो गया आपका यूरेटर। अब किडनी का मेन काम है यूरिन को छानना, तो यहाँ पर विशेष यहाँ पर आपको नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बहुत सारे नेफ्रॉन इसमें पाए जाते हैं मेडुलरी पिरामिड में, है ना। और ये नेफ्रॉन माइनर कैलिक्स तक आते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर माइनर कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स आता है, मेजर कैलिक्स के बाद रेनल पेल्विस आता है, रेनल पेल्विस के बाद यूरेटर आता है ना। फिगर ये समझ में आ गया ना, ये है ना। तो ध्यान देना, ये जो कॉलम बना है ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, इसको कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है। कॉलम ऑफ बर्टिनी के जस्ट नीचे जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है माइनर कैलिक्स, उसके बाद मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस, यूरेटर। यहाँ पर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन और उसका कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे डक्ट होते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, यह नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट होता है, जो कि लंबाई से लंबा होता है और जाकर के माइनर कैलिक्स में खुल जाता है ना। तो यूरिन का जो निर्माण होता है ये नेफ्रॉन करती है, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट में आती है, कलेक्टिंग डक्ट से ये जो पेपिली पिरामिड आपको दिख रहा है, इससे होते हुए माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस और यूरेटर से होकर के यूरिनरी ब्लाडर में यूरिन जमा हो जाता है। तो इस तरह से यूरिन यहाँ पर बनता है नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स होते हुए नीचे की ओर सरक जाता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में आप क्या समझे कि किडनी जो होता है इंटरनली या दो जोन पाया जाता है यहाँ पर, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स पेरिफेरल पार्ट होता है, मेडुला इनर पार्ट होता है। मेडुला में बहुत सारे पिरामिड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको मेडुलरी पिरामिड्स भी कहा जाता है। ठीक है। इनकी संख्या 10 से 12 हो सकती है प्रत्येक किडनी में। ठीक है। उसके बाद है ना पिरामिड, या इसको पेपिला भी कहा जाता है, पेपिला, मेडुलरी पिरामिड, या कहीं कहीं पर इसको पेपिला भी लिखा रहता है। ये पेपिला आगे की ओर माइनर कैलिक्स में खुलता है, फिर मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस और यूरेटर में आता है। जितना हमने इसको इसमें बताया है उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में हम क्या लिखेंगे, ईच किडनी divides
इंटू टू जोन, दो जोन होता है, नाम याद रखना है इसका। एक हो गया कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स हो गया, और दूसरा हो गया मेडुला। कॉर्टेक्स के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। कॉर्टेक्स के बारे में पूछेगा तो क्या बताओगे? इट इज आउटर पेरिफेरल पार्ट, है ना, या आउटर जोन, जोन है ये, तो यह आउटर जोन ऑफ किडनी है। इट इज आउटर, या पेरिफेरल भी लिखा रहता है बुक्स में, पेरिफेरल, है ना, पेरिफेरल जोन ऑफ किडनी, ठीक है। उसके बाद देखो कॉर्टेक्स क्या होता है। कॉर्टेक्स मेडुला में भी पाया जाता है। देखो यहां पर मेडुला है, इसको आप दिमाग पे मत लो, ये खाली बस हमने ये लाइन खींचा हुआ है रेड कलर का कॉर्टेक्स को समझाने के लिए। बट कॉर्टेक्स का पार्ट क्या होता है, मेडुला में भी चला जाता है। और कहां पर होता है वह? मेडुला, और दोनों मेडुला पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। अरे होता है ना, जैसे बीच में दो वस्तुएं होती हैं, उसके बीच में भी चला जाता है वाटर वगैरह, तो उसी तरह ये भी चला गया है। और इस पार्ट को कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो यहां पर लिखेंगे, है ना, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड, है ना, एक्सटेंडेड इनटू मेडुला। एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है? फैलना, है ना। कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड इनटू मेडुला बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, है ना। तो पिरामिड के बीच में अगर आ रहा है तो ये कैसा दिखेगा? कॉलम जैसा। कॉलम समझते हैं ना, कॉलम समझते हो ना जी, कॉलम के जैसा। देखो ये कॉलम के जैसा आ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम है कॉलम ऑफ बर्टिनी। मेडुलरी पिरामिड एज ए कॉलम, so called column of बर्टिनी। ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो पूछा जाता है कॉलम ऑफ बर्टिनी किसका पार्ट है। सबसे पहले कॉलम ऑफ बर्टिनी जो ये किसका पार्ट है, कॉर्टेक्स या मेडुला? किसका है भाई? ध्यान से देखते नहीं हो आप लोग, किसका पार्ट है बताओ? ये मेडुला में है या फिर कॉर्टेक्स में है? तो मेडुला में, बट कॉर्टेक्स का पार्ट ही मेडुला में धस गया है जाकर, समझ रहे हो? तो घुसबैठिया समझते हो ना, ये चाइना देखते हो, मतलब हड़प लेना, घुस जाना, थोड़ा दूर अंदर चल गया, उतना दूर हड़प लिया, उतना जमीन अपना ले लिया। तो वही चीज कॉर्टेक्स भी कर रहा है, मेडुला पिरामिड के बीच में धस गया है ना। तो कॉलम ऑफ बर्टिनी किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स। किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स, है ना। और यह किस फॉर्म में होता है? कॉलम के फॉर्म में। कॉलम समझते हैं ना, कॉलम जो बनाते, तो यहां पर कॉलम जैसा होता है। यहां पर 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बन सकता है ना, बट वो क्या होता है? कॉलम के जैसा होता है। तो कॉलम ऑफ बर्टिनी याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद मेडुला में क्या है? पिरामिड के बाद जो ओपन स्ट्रक्चर होता है उसको माइनर कैलिक्स बोलते हैं, एंड मेजर कैलिक्स, यही ओपन हो जाता है। तो मेडुला में चलते हैं। मेडुला क्या है? इट इज इनर पार्ट या जोन ऑफ किडनी, है ना। उसके बाद क्या है? मेडुला में मेडुलरी पिरामिड होते हैं। देयर आर फ्यू मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट इन मेडुला, ठीक है।
तीसरी बात मेडुलरी पिरामिड। उसके बाद क्या होता है, पिरामिड का अगला पार्ट जो होता है वह माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स कहलाता है। तो क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ पिरामिड आर माइनर कैलिक्स and major calyx respectively। माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स। उसके बाद क्या है, दोनों कैलिक्स के बाद एक ब्रॉड पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेनल पेल्विस, जो कि किसमें ओपन हो जाता है, यूरेटर में। यूरेटर पता है कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। वहां यूरिन जमा होता है और टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकल। यहां पर जाओगे डॉक्टर के पास अगर, तो यहीं पर वो छूता है, यहीं पर होता है यूरिनरी ब्लैडर, है ना। थोड़ा दाबने के बाद वो ज्यादा स्पंजी होता है, क्योंकि पानी भरा हुआ है, यूरिन भरा हुआ है, तो वो दबता है ज्यादा। तो डॉक्टर उतने देर में चेक कर लेता है। ऐसे छुएगा आपको, तबीयत खराब है तो आपको ऐसे छू के वो सारा पता कर लेता है, पेट में प्रॉब्लम है कि उसको लीवर में प्रॉब्लम है कि उसको किडनी में प्रॉब्लम है, तो छू के ही पता चल जाता है। जोर जोर से दाबता है ऐसे ऐसे करके, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है डॉक्टर। आपको कितना देर देखता है, 5 मिनट 10 मिनट, बढ़िया से देखता भी नहीं है, फोन पे बात करता है, आप बताते जाते हो, लिखते जाता है। इतना उसको बॉडी का एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप खाली 2-4 बात उसको बता देगा, उसको क्लियर हो जाता है। जांच लिख देगा, थोड़ा छू के दे, बहुत अच्छा डॉक्टर है, छू के भी देख लेता है, जांच नहीं करवाता। तो जांच करवाना तो एक तरह से कमाने का जरिया है ना, जरूरत नहीं होता। अधिकांश टर्म में जांच का जरूरत नहीं होता है, फिर भी लिख देते हैं। जो अच्छे डॉक्टर हैं जिनको मतलब, वो कभी भी फालतू का जांच नहीं लिखते, है ना। तो वही चीज है। तो यूरिन कहाँ बनेगा, यहाँ नेफ्रॉन होता है, जो हम लोग देखे नहीं अभी। नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से पैपिली में, पैपिली से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड। ठीक है। तो जो यूरिन होता है वह नेफ्रॉन के अंदर छन जाता है। कहाँ छनता है, और नेफ्रॉन कहाँ होता है, यही पैपिली या पिरामिड्स पर। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। 1 किडनी में 1 मिलियन मतलब 10 लाख, दोनों किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन यहीं पे होता है। कहां पे, कहां पे, पिरामिड। कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट भी यहीं पर होता है, वो फिगर आगे पढ़ेंगे हम लोग। कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट इसी में होता है, जो कहां फिर बाद में खुल जाता है सभी, माइनर कैलिक्स। तो अगर आपसे पूछेगा कि यूरिन का कहां बनता है, वहां से रास्ता बताइए, मार्ग पूछेगा ना जी। जैसे गंगा जी का मार्ग हम लोग जानते हैं, गंगोत्री से निकलती है, फिर वहां से देहरादून से होते हुए यूपी बिहार, लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। वही चीज है, निर्माण गंगोत्री हुआ। तो यहाँ पर यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, नेफ्रॉन में। कहाँ होता है, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से पैपिली में जाएगा, ये पिरामिड में, पिरामिड से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, और लास्ट में रेनल पेल्विस। और रेनल नहीं, लास्ट नहीं हुआ ना, रेनल यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, वहां जाके जमा हो गया। तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे अभी। अब इसके बारे में, रेनल पेल्विस के बारे में लिखेंगे। ए ब्रॉड पार्ट नेक्स्ट टू कैलिक्स, है ना, नेक्स्ट टू कैलिक्स इज कॉल्ड रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस, तो रेनल पेल्विस ब्रॉड पार्ट होता है। उसके बाद रेनल पेल्विस खुलता है यूरेटर में,
और यूरेटर यूरिन को कहाँ लेके जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। रेनल पेल्विस ओपन्स इनटू यूरेटर, है ना, और यूरेटर में ओपन हो जाता है और यूरेटर लास्ट में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाके टर्मिनेट हो जाता है ना। तो अगर हमसे पूछेगा कोई बताओ यूरिन का पाथ बताओ, यूरिन मतलब सबको आता है ना जी, ऐसा कोई नहीं ना जिसको यूरिन का मतलब नहीं मालूम है, सबको मालूम है ना यूरिन का मतलब जी। हाँ, यूरिन हो गया, तो यूरिन पाथ हो गया। तो कहां बनता है ये यूरिन? कहां बनता है बताओ भाई, किसी को याद नहीं है? अभी जस्ट बताए, यूरिन कहां बनेगा? किडनी में। नेफ्रॉन कहां बनेगा? नेफ्रॉन में। कहां बनेगा? और जमा कहां होगा? यूरिनरी ब्लैडर। कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर। तो रास्ता बनाते रहे, रास्ता बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं इसका। सबसे पहले ये कहां निर्माण होगा? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में ही छनेगा, मतलब फॉर्मेशन लिख दे रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन यहीं पर होगा। ठीक है, नेफ्रॉन से कहां जाएगा? नेफ्रॉन से कहां जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। सारे कलेक्टिंग डक्ट कहां होते हैं? पेपिला या पिरामिड्स में। पेपिली या पिरामिड्स में, है ना। पेपिली आगे की ओर किसमें खुलते हैं? माइनर कैलिक्स। किसमें खुलते हैं भाई? माइनर कैलिक्स से यूरिन फिर कहां जाएगा? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाद क्या था? रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस से कहां जाएगा यूरिन? यूरेटर में। यूरेटर से कहां जाएगा लास्ट में? यूरिनरी ब्लैडर। और टाइम टू टाइम हम लोग क्या करेंगे, यहां से आउटसाइड बाहर कर देंगे यूरिन को। एक दिन में हमारे शरीर में 1.5 लीटर यूरिन बनता है ना। तो टाइम टू टाइम जब इच्छा होती है उसको बाहर कर दिया जाता है। इसमें से हम लोग ना नेफ्रॉन को जानते हैं ना कलेक्टिंग डक्ट को जानते हैं, अभी नहीं जान रहे हैं, बट चलो लिख दिया भाई, उसको तो पढ़ना ही है। उसके बाद पेपिली मतलब पिरामिड, माइनर कैलिक्स देख रहा है, मेजर कैलिक्स, ये मतलब रास्ता बता दिया आपको, समझ रहे हो। डायग्राम से नेफ्रॉन को अवश्य दिखाएंगे भाई, नेफ्रॉन ही तो पढ़ना है। अभी कुछ नहीं पढ़े, अभी बस हमने रास्ता बता दिया कि ऐसे होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कहां चलते हैं हम लोग? नेफ्रॉन। कहां चलते हैं? नेफ्रॉन। किडनी का स्ट्रक्चर में फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, और प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। नीट में आ गया था, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? ईच किडनी है 1 मिलियन नेफ्रॉन। एग्जाम में आ गया था ह्यूमन किडनी कंटेंस, है ना, 1 मिलियन नेफ्रॉन, 2 मिलियन नेफ्रॉन, 3 मिलियन नेफ्रॉन, 4 मिलियन नेफ्रॉन। क्या आंसर दोगे? क्या 1 मिलियन देंगे? 2 मिलियन देंगे? देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन है तो दोनों किडनी में कितना होगा? 2 मिलियन। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा ह्यूमन के अंदर प्रत्येक किडनी में, नहीं प्रत्येक नहीं, ह्यूमन किडनी में, ऐसे पूछता है ह्यूमन किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है? 2 मिलियन बोलोगे। प्रत्येक ईच नेफ्रॉन किडनी बोलेगा तब बोलोगे 1 मिलियन, है ना। ये बात आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट के साथ होते रहता है, इसी में मार्क्स कम हो जाता है। पर तो सब कोई लेता है, नीट का प्रेफरेंस सबका रहता है, किसी का दिमाग कमजोर नहीं है, बस वही कुछ जगह में फंस जाना होता है। 1 नंबर में तो रैंक इधर उधर भाग जाएगा, समझ रहे हो। ये सिली मिस्टेक्स हैं। तो अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे नेफ्रॉन, हेडिंग डालेंगे नेफ्रॉन। अब देखो हमने एक मेडुलरी पिरामिड को बना लिया, यही है ना मेडुलरी पिरामिड, एक को बना लिया। अब देखो यहां पर हम दिखाएंगे नेफ्रॉन कहां होता है।
देखो इस तरह से होता है नेफ्रॉन, इस तरह से यहीं पे प्रेजेंट होता है, पिरामिड के जस्ट सतह पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब लोकेशन देख लिया ना किडनी में कहां पर है। तुम लोग कम बोलते हो भाई, तुम लोग बोलते ही नहीं हो नेफ्रॉन। ठीक है, सबसे पहले बात नेफ्रॉन के बारे में, ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का क्या है? इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब जाहिर सी बात है, नेफ्रॉन पढ़ने चले हैं तो इसका फिगर भी बनना जरूरी है, तो नेफ्रॉन का फिगर बनाते हैं। ये देखो नेफ्रॉन है। सबसे पहली बात, नेफ्रॉन को ब्लड चाहिए ताकि वो ब्लड से यूरिन को छान ले और ब्लड को शरीर में भेज दे। तो उसके पास ये है नेफ्रॉन का माउथ, है ना, कप जैसा है। इसमें ब्लड वेसल जो है कैपिलरी होता है, आप लोग जानते हो। ऑर्गन के अंदर आर्टरी कैपिलरी के रूप में बदल जाती है, समझ रहे, आर्टरी कैपिलरी एंड वेन। तो ये आर्टरी जो आई थी वह यहाँ पर कैपिलरी में बदल गई और यहाँ पर देखो ये जाल के रूप में बना ली ताकि यहाँ ब्लड आए और इसमें छन जाए यूरिन के द्वारा, फिर इसको शरीर से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स किडनी के नेफ्रॉन के मुंह पे आता है, इस ब्लड वेसल्स का नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट
आर्टेरियोल। ठीक है, यहां पर देखो, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, यहां पर ये एक फिगर बनाए थे ना पिछले क्लास में। अच्छा, तो किडनी के अंदर आर्टरी आएगी और वेन भी आएगी, दोनों आएगी। तो यहां पर ये आर्टरी है और इसके अंदर हम लोग वेन भी बना देंगे, उसको ग्रीन कलर से दिखाते हैं। इस तरह से इसके अंदर वेन भी प्रेजेंट कर जाता है, इसके अंदर वेन भी आता है ना। तो यहां पर ये इसमें ब्लड आर्टरी के द्वारा आएगा, इसका नाम है रीनल आर्टरी। और ये जो वेन है, इससे ब्लड क्या होगा, बाहर जाएगा। किडनी में ब्लड कौन लाएगा, रेनल आर्टरी, और ब्लड लेके कौन जाएगा, रेनल वेन। पिछले क्लास में भी बताया था हमने। ठीक है, तो आर्टरी जैसे ही किडनी के अंदर आएगी, वह आर्टेरियोल में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, छोटे छोटे आर्टरी में बदल जाती है, जिसको बोलते हैं आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल। तो यहां पर यही रेनल आर्टरी जो आई, वही किस में बदल गई, एफरेंट आर्टियोल में। किस में बदल गई, है ना। और इसका काम क्या होगा, ये ब्लड को मुंह पे लाएगी, नेफ्रॉन के मुंह पे ब्लड को लाएगी, और यहां पर ब्लड क्या होगा, आपका छनेगा। क्या होगा, छनेगा, और वो यूरिन बन करके बाहर निकाल दिया जाएगा, जो हमने मार्ग बताया। ठीक है, उसके बाद छनने के बाद जो ब्लड है उसको बाहर लेके जाना पड़ेगा दूसरे शरीर में भाग में। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है, इस आर्टेरियोल को कहा जाता है इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लाती है, और इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को क्या करेगी, फिर वापस शरीर में लेके चल जाएगी, और ये रेनल वेन के रूप में बदल जाएगी। वेन उसको बाहर लेके चल जाएगी, आर्टरी लेके आती है, आई आई आई, एफरेंट आर्टेरियोल आई, उसके बाद छन गया ब्लड। अब छन गया ब्लड तो एफरेंट आर्टेरियोल इसको ले जा करके शरीर में डाल देगा, रेनल वेन में चला जाएगा। ये धीरे धीरे जाएगा ना, रेनल वेन में ही जाएगा ना ये। अरे भाई, आया, छना, फिर जाएगा वेन के द्वारा, आएगा आर्टरी के द्वारा, जाएगा वेन के द्वारा। तो यहां पर आपको एफरेंट, हाँ, इसमें एक क्वेश्चन बार बार आता है कि एफरेंट आर्टियोल का जो आर्टेरियोल है, इसका साइज बड़ा होता है, मतलब इसका ल्यूमेन बड़ा होता है, बट इफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमेन छोटा होता है। इसको हमेशा याद रखें। इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है, क्योंकि इसको लाना होता है, इसको तो ले जाना होता है। हड़बड़ी कब होती है, आने में, जाने में हड़बड़ी नहीं होता है। ट्रेन पकड़ने में ही हड़बड़ी होता है, उतरने में तो आप तो उतरना ही है, हम आराम आराम से जाएंगे। यहाँ आप गाड़ी से निकलोगे, बस से, ऑटो से, हड़बड़ी रहेगा, गाड़ी में, ट्रेन मेरा छूट जाएगा। लेकिन वहां पर घर पर ट्रेन से उतरने के बाद बस पे बैठो, आराम से चलो ना, आधा घंटा भी लेट होगा, 1 घंटा। तो वही बात यहाँ पर ये है, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बड़ा होता है, क्योंकि इसको ब्लड लाना होता है, वो ब्लड में यूरिया होता है, यूरिया छना जाएगा यहाँ। अब शुद्ध ब्लड जो है वह एफरेंट आर्टेरियोल फिर बाहर लेके चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो बन गया, इसका नाम साइंटिस्टों ने रख दिया, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल आकर के ये जो जाल बना दिया ना, ये जो जाल बना दिया, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या रखा गया इसका नाम, ग्लोमेरुलस। भाई ये है ग्लोमेरुलस, और ये होती क्या है,
टफ्ट ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है? इस तरह से होती है, देखो जस्ट इसी तरह से होती है। ये कैपिलरी ऐसे करके आपस में बंधी हुई रहती है, ठीक है। ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? उसके बाद यहां से लेकर माउथ से लेकर के यहां तक जो भी पार्ट है उसको कहा जाता है रेनल ट्यूबुल्स। क्या बोलते हैं? रेनल ट्यूबुल्स। यहां पर हम लोग थोड़ा सा और जानना चाह रहे थे कि एफरेंट आर्टेरियोल जब यह इस तरह से, देखो इस तरह से बन गई है ना, तो ये एफरेंट आर्टेरियोल ना आगे की ओर जाकर के ये जो ट्यूबुल्स हैं, ट्यूब है नहीं है सब, ये नेफ्रॉन का ट्यूब है। इसका नाम है बोमेंस कैप्सूल, इसका नाम है पीसीटी, इसका लूप ऑफ हेनले और इसका डीसीटी। इन सभी को, अच्छा चलो पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं। ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ये जो कप के जैसा, मुंह के जैसा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? कैप्सूल के जैसा है, कैप्सूल आप लोग खाते हो है ना, कैप्सूल के जैसा है, कप के जैसा होता है, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल आगे की ओर जाकर के देखो इस तरह से कॉइल्ड हो गई है, इस तरह कुंडलित हो गई है, कॉइल्ड हो गई है, जैसे आपका स्पाइरल कॉपी है ना, कॉइल्ड है ना। तो ये कॉइल्ड हो जाती है और इसका नाम है पीसीटी। इसको क्या बोलते हैं? पीसीटी। पी मतलब प्रॉक्सिमल, सी मतलब कॉन्वोलेटेड, टी मतलब ट्यूबुल्स। ये नाम सबको याद रहता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स नाम है इसका, पीसीटी। शॉर्ट में ही अभी याद रखो पीसीटी। पीसीटी आगे की ओर जाकर के हेयर पिन के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। हेयर पिन लगाती है ना गर्ल्स, लगाती हैं, देखे हो जी? तो इस तरह का ऐसे होता है, तो ऐसे हेयर पिन के जैसा लटका हुआ है ना, ये जो हेयर पिन स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसको? लूप ऑफ हेनले। देखो यहां पर जो छनेगी इसमें आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह यूरिन जो छन रहा है यहां पर, इस तरह से, 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 इस तरह से। देखो ये लूप ऑफ हेनले है यहां से लेकर के यहां तक। कहां से कहां तक? यहां से लेकर, मतलब पूरा पिन ही बना दिया, हेयर पिन। तो यहां पर चूंकि यहां पर जो भी यूरिन है वो नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोलते हैं इसको? डिसेंडिंग लिम्ब। फिर यूरिन ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, अब क्या हो गया? चढ़ने लगी। अब क्या हुआ? चढ़ने लगी। अब इसको क्या कहा जाएगा? एसेंडिंग लिम्ब। एसेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब ये दोनों मिलाकर के क्या कहलाते हैं? लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप। लूप मतलब समझते ना, लूप, लूप झुलवा देखे हो ना, झुलवा को लूप कहा जाता है, लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब। अब यहां पर आप अपने चश्मा का नंबर अगर बढ़ा दोगे तो यहां पर गौर से अगर देखोगे तो देखो ये डिसेंडिंग लिम्ब यहां से लेकर यहां। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? नीचे उतरने वाला। एसेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ने वाला। तो नीचे जो उतर रहा है तो यहां पर थिक है, यहां पे देखो पतला हो गया है। ये जो पतला हो गया है इसको कहा जाता है थिन डिसेंडिंग लिम्ब, और ये जो मोटा रह गया थिक डिसेंडिंग लिम्ब। दिमाग पे थोड़ा सा जोर जा रहा है लेकिन कोई बड़ा चीज नहीं है। फिर इधर देखो ये क्या हो गया? थिन एसेंडिंग लिम्ब, और ये क्या हो जाएगा? थिक एसेंडिंग लिम्ब। समझ रहे हो? तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के बाद
फिर से पीसीटी का भाई आता है डीसीटी। पीसीटी का भाई डीसीटी, नाम क्या है? डिस्टल। इसका नाम है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब पहला, डिस्टल मतलब दूर वाला, करीब का रिश्तेदार और दूर का रिश्तेदार, तो उसी के नाम पर। बाकी दोनों क्या है? कन्वोलेटेड टेबल्स हैं, घूमने वाले टेबल्स हैं। ये भी है, ये बस ये पहला और ये दूसरा, इसे भी याद रखो, पीडी पहला दूसरा, है ना, डीसीटी। अब डीसीटी आगे की ओर एक बहुत ही लंबा, बहुत ही लंबा, यहां पर आपको ट्यूबुल देखने को मिलेगा, डक्ट देखने को मिलता है। इसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये एक नाला है, समझ लीजिए। अब ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें जितना भी नेफ्रॉन है, अब इधर का भी नेफ्रॉन इसमें खुलेगा, दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा नेफ्रॉन, चौथा नेफ्रॉन, ये जो दिखा रहे हैं ना, ये एक नेफ्रॉन होगा। तो कलेक्टिंग डक्ट सीधा बेचारा रहता है और उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन उसमें अटैच रहते हैं। सब नेफ्रॉन का क्या होगा? यूरिन इसमें जमा होगा, और ये यूरिन जमा होगा, ये जाकर के कैलिक्स में चला जाता है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से होते हुए वहां चला जाता है। यहां पर अभी लिखाए थे ना, यहां देखो, खत्म हो गया जी। हाँ, ये पाथ ऑफ यूरिन बड़ा कर दिए हैं। यहां पर देखो, नेफ्रॉन से कहां जाता है यूरिन? कलेक्ट, पेपिला पिरामिड जो है, उसके बाद कहां डायरेक्ट जाएगा? माइनर, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस, यूरेटर, इन सब में ये चला जाए, ये कलेक्टिंग डक्ट। तो सीधी बात, नो बकवास, नेफ्रॉन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा रेनल ट्यूबुल्स। रेनल ट्यूबुल्स में आएंगे बोमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, पीसीटी, चार पार्ट होंगे। समझ रहे हो? नेफ्रॉन divides into two parts। पहला क्या है? अरे भाई, पहला क्या है? ग्लोमेरुलस, और दूसरा क्या है? रेनल ट्यूबुल्स। रेनल ट्यूबुल्स में कौन कौन से भाग आएंगे? बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, बीच में आ जाता है ना ये, और आपका फेवरेट डीसीटी। तो ये रेनल ट्यूबुल्स के पार्ट है, ये चारों। हाँ बोलो जोर से। हाँ, ब्लड आएगा इसमें, इसमें ब्लड आएगा, हाँ, उसको फिल्ट्रेट करेगा ये दोनों मिल करके, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों मिल करके फिल्ट्रेट करते हैं। बात आपने सही बोला कि ग्लोमेरुलस में क्या है, इस ग्लोमेरुलस में क्या होगा? ब्लड आएगा और यहां से इसमें छन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन जो होगा उसमें ये मुंह इसका शामिल है ना, बोमेंस कैप्सूल फिल्ट्रेशन में शामिल है। फिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलस भी हेल्प करता है, दोनों मिल करके, ठीक है। अब इसका काम क्या है वो सब हम लोग देखेंगे आगे, कैसे यूरिन फिल्ट्रेट, यूरिन कैसे बनता है वही हम लोग फिल्टर कर लेंगे आराम से।
एफरेंट आर्टियोल का काम क्या है? ब्लड को ग्लोमेरुलस में लाना, सप्लाई करना, ठीक है। और फिर जो ब्लड बच गया उसको क्या करना है? एफरेंट आर्टियोल के द्वारा बाहर लेके जाना, दोनों का काम है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस, उसके बाद क्या क्या पार्ट है? रेनल ट्यूबुल में कौन कौन है? बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीजी, 4 पार्ट। कोई दिक्कत? ठीक। अब थोड़ा सा इसको जानते हैं कि एफरेंट आर्टेरियोल ये काहे इसके चारों तरफ लिपट गया जाके, डायरेक्ट बाहर निकल जाता। ये पता है आपको, ये जो आया है ना एफरेंट आर्टेरियोल, है ना, ये ट्यूबुल्स को घेर लिया है, घेरा है ना, ये ट्यूबुल्स आपका जो है हेनले वगैरह जो भी है सबको ये देखो घेर लिया है। घेरने के कारण इसका नाम एक रख दिया गया है, इसको कहा गया पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बोला गया? एफरेंट आर्टेरियोल आगे की ओर जाकर के ट्यूबुल्स के चारों तरफ घिर जाता है, जिसको कहा जाता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। पूरा जाल, इसका ओरिजिनल एक फिगर हम दिखाएंगे, ये पूरा इसको घेर के रख देता है, कहीं से भी कुछ भी भागने। तो इसका नाम हम लोग लिखना चाहते हैं, तो इसका नाम क्या है? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है। अब देखो, लूप ऑफ हेनले तो बोले ये झुलवा जैसा है ना, तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी भी देखो आगे जाकर के इसके पैरेलल में झुलवा जैसा बन गया, मतलब ये जैसा है वो भी आके नीचे से ऐसे करके, ये देख रहा है ना, ये इसको कहा जाता है, इस झुलवे को कहा जाता है वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं इसको? वासा। इसका बहुत काम होता है। वासा रेक्टा यहाँ होने से बहुत फायदा होता है, हमारा जो यूरिन होता है वो गाढ़ा होता है, इसी के कारण। अगर ये नहीं रहेगा ना तो यूरिन गाढ़ा नहीं होगा, है ना। गाढ़ा मतलब पानी कम, गाढ़ा मतलब क्या बताए थे कल? पानी कम। तो गाढ़ा जाएगा तो पानी कम बॉडी से निकलेगा। अगर गाढ़ा नहीं रहेगा तो पानी कैसा रहेगा? पतला, तो उसमें पानी ज्यादा रहेगा, मतलब यूरिन से पानी ज्यादा निकलेगा। यूरिन से अगर ज्यादा पानी निकलता है तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? डायूरेसिस। आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे, मतलब आपको माइंड में डाल दिए भाई, गाढ़ा होना जरूरी होता है। आपका जो ब्लड है ना, आपका ब्लड कितना होता है इसका? 300 सीसी बताए थे, ऐसे रफ में याद रखो। और आपका यूरिन कितना गाढ़ा हो जाता है? 1200। क्योंकि हम पानी जो पी रहे हैं निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो 4 गुना ज्यादा हमारे ब्लड से यूरिन हमारा गाढ़ा होता है। ब्लड देखते निकलता है, उसको हाथ में रखो, टुप 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 नीचे जाएगा, यूरिन जम जाता है, क्योंकि यूरिन गाढ़ा होता है 4 गुना ज्यादा। अच्छा, उधर से लाते हैं ब्लड। किडनी में ब्लड कैसे आया? रेनल आर्टरी। कैसे आया? रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी डिवाइड होते हुए किसमें बदल गया? एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल किडनी के मुंह में, नेफ्रॉन के मुंह में ग्लोमेरुलस बनाया, और ये किस रूप में बदल गया? इफरेंट आर्टियोल। इफरेंट आर्टियोल बाद में पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में बदल गया। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी वासा रेक्टा में बदल गया, और ये फिर बाहर निकल जाएगा रेनल वेन बन के। किस फॉर्म बन के? रेनल वेन बन के ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है। ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल,
तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते हैं। पहले ग्लोमेरुलस पढ़ेंगे, ग्लोमेरुलस के बाद बोमेंस के पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। ठीक है, इसको पढ़ें, पढ़ा जाए। ग्लोमेरुलस एफ्रॉन आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। तो ग्लोमेरुलस क्या है भाई? ग्लोमेरुलस इट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरी। टफ्ट मतलब गुच्छा। क्या हुआ? बहुत सारा कैपिलरी ऐसे 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 ऐसे, जैसे जनेऊ देखे हो, जैसे जब जनेऊ निगड़ जाता है तो ऐसा दिखता है, तो ये भी क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज मतलब जानते हो आप लोग, छोटे ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज कहा जाता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, उसके बाद एफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है? वह ब्लड को ग्लोमेरुलस में कैरिड इन करता है और एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को कैरिड आउट करता है। तो क्या लिखेंगे? एफरेंट आर्टेरियोल, है ना, कैरिड इन ब्लड एंड इफरेंट आर्टेरियोल कैरिड आउट। कैरिड आउट करता है ना, मतलब बाहर लेके जाता है। इतना आप लोग समझे, इतना आप लोग क्या किए? समझे। उसके बाद एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर ज्यादा होता है इफरेंट आर्टियोल। ये आया हुआ क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल इज ग्रेटर देन इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल आगे की ओर क्या बना लेती है? पैर, उसको लगा दो। इफरेंट आर्टेरियोल आगे की ओर जाकर के पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाता है। अरे भाई बनाता है, बिल्कुल बनाता है, मतलब ट्यूब को घेरने वाला कैपिलरी। पेरी मतलब क्या होता है? चारों तरफ। पेरी मतलब ट्यूबुलर, मतलब ये ट्यूबुल किडनी का, और कैपिलरी आप लोग समझ ही रहे हैं, छोटे ब्लड वेसल्स। तो यहां पर लिखेंगे इफरेंट आर्टेरियोल, है ना, फॉर्म पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, है ना। इफरेंट आर्टेरियोल पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है। उसके अलावा लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जो भी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती है उसको कहा जाता है वासा रेक्टा। इसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। ये किसके पैरेलल है? लूप ऑफ हेनले।
है ना, some capillaries, है ना, surround parallel, है ना, to loop of Henle. Some capillaries surround parallel to loop of Henle are vasa recta. मतलब कुछ कैपिलरी लूप ऑफ हेनले को सराउंड करते हैं पैरेलली, जिसको कहा जाता है वासा रेक्टा। बात समझ में आई? बात आया समझ में? जो भी बात लिखे हैं सब फिगर में मौजूद है। भले आपको इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा, हो सकता है नहीं आ रहा होगा समझ में इंग्लिश जो लिखे हैं, लेकिन आपको ये जो बताएं उसको समझना जरूरी है, वही मेन चीज होता है। आगे आप लोग तैयारी कर रहे हो, आगे आप लोग को समझ में आएगा। कंसेप्ट जरूरी होता है, लैंग्वेज जरूरी नहीं होता। अभी भले थोड़ा लगता है कि लैंग्वेज नहीं आ रहा है, वही आ गया, तो वैसा नहीं होता है, कंसेप्ट होता है जो हमने बताया। ठीक है, अब देखो ग्लोमेरुलस को घेरने वाला कौन है, किसके मुंह में है? ग्लोमेरुलस किसके मुंह में प्रेजेंट है? नाम बताओ उस मुंह का, क्या नाम है? बोमेन्स कैप्सूल। क्या नाम है? तो ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को एक इकट्ठा स्ट्रक्चर बना रहा है ना, तो इसको नाम रखा गया है माल्पीजियन बॉडी। क्या बोलते हैं उसको? अब देखो आपके पास कप है, उसमें चाय है, आपके पास कप है, उसमें कुछ नहीं है। अगर कप में चाय है, किसी को दे रहे हो, मतलब रख दिया टेबल पे, तो आप क्या बोलते हो? चाय रखा हुआ है, पी लीजिए, ये बोलते हैं ना जी। अगर खाली कप रहा तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे चाय रखा है पी लीजिए, वो तो खाली कप है। तो वही चीज है यहां पर बोमेन्स कप के अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस। तो इसका नाम रखा गया है माल्पीजियन बॉडी। क्या रखा गया है? माल्पीजियन बॉडी। 3 को नाम है, तीनों आपको याद रखना है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट? ग्लोमेरुलस with Bowman's capsule is called, देखो क्या क्या, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्या क्या कहलाता है? माल्पीजियन बॉडी या माल्पीजियन कार्पुसल्स या रेनल कार्पुसल्स। याद होगा हमने पिछले क्लास में बताया था कि कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या था? माल्पीजियन ट्यूबुल था। क्या था? याद रखना, माल्पीजियन ट्यूबुल इसमें आपको फंसाता है एग्जामिनर। इसको कभी भी माल्पीजियन ट्यूबुल्स नहीं लिखना। माल्पीजियन ट्यूबुल जो है कॉकरोच का अब है ना उत्सर्जी अंग होता है।
कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ट्यूबुल्स याद रखना, बस यही अंतर है। कैप्सूल, बॉडी जो भी याद रखो सब चल जाएगा, लेकिन ट्यूबुल नहीं याद रखना, क्योंकि ये कई बार आ चुका है। तो आपको लिखा रहेगा कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन। बहुत हल्का क्वेश्चन हुआ, सबसे पहला ऑप्शन यही देता है, तो बच्चा को याद आता है कि मैल्पीजियन है, ट्यूबुल कुछ है। अब ये भी ऑप्शन रहेगा, ये भी ऑप्शन रहेगा, गड़बड़ा जाएगा ना स्टूडेंट। माल्पीजियन बॉडी में आंसर मारे तो खत्म, जबकि ये सोच के आओगे ये तो, इसको तो कोई गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको याद है, समझ रहे हो, तो गलत हो जाता है। यही सब छोटा छोटा सिली मिस्टेक। एग्जाम दे के स्टूडेंट आता है घर में, बोलता है सब बना दिए हैं एकदम, लेकिन जब हम लोग मिलाने लगते हैं तो गलत होने लगता है, और जब गलत होता है तो लगता है कि नहीं यही गलत है, आंसर गलत है। फिर जब उसको गौर से देखते हैं तो अरे यार सिली मिस्टेक है ना, माथा पर सर रख देते हैं, अरे ये होना चाहिए। ऐसा बहुत सारा ऑप्शन दे देता है। तो ग्लोमेरुलस विथ बोमेंस कैप्सूल, माल्पीजियन बॉडी, क्या है इसका नाम? मैल्पीजियन बॉडी। बॉडी याद रखना, ये शरीर है ना जी, ये क्या बन गया है? कफ के अंदर क्या है? वो एक शरीर बन गया है ना। बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, भरा हुआ है, तो बॉडी हुआ ना, ट्यूब अब थोड़े ना रहा, रहा क्या? दोनों अंदर में कुछ है, ट्यूब नहीं है, इसलिए याद रखो ये बॉडी है। ये हो गया आपका फेवरेट ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस है ना। इसको देखिए, कोई आपको अलग चीज लग रहा है क्या? जल्दी देखिए, आपको कोई अलग चीज लग रहा है? पढ़िए एक एक लाइन। परेश जी गप कर रहा है, तुम लोग को अब यहाँ बैठाएंगे, तुम लोग बात करता है बहुत ज्यादा पीछे, अभी से ये हाल जी। अभी तो बढ़िया से पटना का तुम लोग मुंह भी नहीं देखे, अभी से बात करना स्टार्ट है ना। अभी पढ़ो, मन को मत भटकाओ, अभी मन को शांत कर लिया तो शांत ही रह जाएगा। अगर थोड़ा सा भी उसको पंख दिया तुरंत भटक जाएगा, भटके रह जाएगा। जब तक कि अंदर से कुछ ज्वाला वाला नहीं निकलेगा, हमको कुछ करना है, तब तक भटके रह जाओगे। और जितना भी माहौल है आपके चारों तरफ, सब भटकाने का ही है। तो बहुत कठिन है अपने आप को रोकना। तो अभी क्लास में एकदम शांत होके पढ़ना है, बात नहीं करना है, ना हंसना है ना बोलना। हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे, है ना, एकदम शांत रहिए। सर हंसाते भी तो नहीं हंसते थे, सोचते रहते थे, जो बता रहे उसको ध्यान में रखते थे। वैसे ही रखना ही चाहिए, नहीं तो आदत खराब हो जाएगा आपका। धीरे धीरे अपने आदत खराब हो जाएगा, फिर मन ही नहीं लगेगा। आधा घंटा शांत लगेगा कि कुछ हो गया
है ना। तो अपने आप को शांत रखो, एकदम ध्यान रखो पढ़ाई पे। क्लास में जो कंसंट्रेट कर लिया उसका सिलेक्शन हो ही जाता है, आज नहीं तो कल जरूर हो जाएगा। और जो कंसंट्रेशन खत्म कर देता है क्लास में, कंसंट्रेशन मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बैठे हुए ताक रहे हैं बस समझ कुछ नहीं रहे। कंसंट्रेशन मतलब होता है जो बता रहे हैं उसको समझते जाना, दिमाग इधर उधर नहीं करना। अब देखो ऐसा अगर करो, डेली करो, एकदम कंसंट्रेट होके क्लास में सुनो, कोई भी क्लास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी, सारा क्लास एकदम ध्यान से समझो, उसको घर में आके पढ़ो, फिर देखो आपका ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनाने लगोगे, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। देखो टफ्ट मतलब होता है गुच्छा, है ना। अगर देखो एक, शायद आप लोग जलकुंभी देखे हो जी, जलकुंभी देखे हो, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, इकॉर्निया, इसमें देखे हो ये, इसका जड़ देखे हो, इसके जड़ को भी क्या बोला जाता है, टफ टॉप रूट। एनसीईआरटी क्लास 12 में देखना जा, है ना, वहां पर क्या लिखा हुआ, टफ्ट। टफ्ट मतलब होता है जाल, तो यहां जाल ही है, स्टैंडर्ड टर्म है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। आ गया समझ में सबको, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद अब बोमेंस कैप्सूल छोटा छोटा है, बोमेंस कैप्सूल छोटा, पीसीटी छोटा, पीसीटी डीसीटी तो भाई ही है, एक ही चीज है। लूप ऑफ हेनले वो भी छोटा है, सारा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लेंगे। तो 2 नंबर हो जाएगा आपका बोमेंस कैप्सूल। यही है ना बोमेंस कैप्सूल, ये आउटर वॉल है और ये इनर वॉल है, यहीं पे ग्लोमेरुलस रखा हुआ है आपका। तो जब इसको जूम करोगे यहां पर, कहां पर, यहां पर जब जूम करोगे आप ऐसे करके, है ना, जब इसको जूम करोगे ना तो आपको कुछ अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे। इस तरह से और इधर ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस ऐसे करके। तो ये जो बोमेंस कैप्सूल यहां पर आपको दिख रहा है, बोमेंस कैप्सूल का जो इनर वॉल होता है उसमें बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और उस सेल्स में उंगली जैसा रचना निकला होता है, देख रहे हैं ना आप लोग, ये सेल है और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस विशेष प्रकार के सेल को कहा जाता है पोडोसाइट। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। और इसका जो उंगली है वह ग्लोमेरुलस के उंगली से ऐसे, इधर ग्लोमेरुलस, इधर ये पोडोसाइट्स, इस तरह से फंसा हुआ है, और जिसके कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच में आदान प्रदान हो जाते हैं, एक्सचेंज, है ना। और पोडोसाइट्स के बीच में ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, इस खाली जगह को कहा जाता है स्लिट पोर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेकिन फिगर नहीं दिया हुआ है, क्या नाम है इसका, इसी से छन छन के इसके अंदर आ जाता है, यूरिन, यूरिन छन छन के इसके अंदर आ जाता है।
ठीक है। तो ये जो यहां पर सेल्स का ग्रुप जो होता है ना, इसको कहा जाता है एपिथीलियम। क्या बोलते हैं? तो क्या लिखेंगे? बोमेंस कैप्सूल इनर वॉल इज मेड अप ऑफ एपिथीलियम इन विच cells are present, that is called podocytes. Between podocytes slit pore present. बस हो गया। अब बोमेंस कैप्सूल में कुछ नहीं है। क्या क्या हमने बताया उसी को लिखते हैं, बोल के बता रहे हैं, है ना। इनर वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल इज मेड बाय एपिथीलियम, है ना। स्पेशल सेल लाइक पोडोसाइट, है ना, फाउंड बिटवीन देम slit pore प्रेजेंट, है ना। तो पोडोसाइट के बीच में स्लिट पोर प्रेजेंट होता है। ये हो गया बोमेंस कैप्सूल। अच्छा, बोमेंस कैप्सूल के बारे में लोग क्या कहते हैं? ये कैसा दिखता है? कप सेपेड, या कप सेपेड दिखता है, ठीक है। उसके बाद बोमेंस कैप्सूल के अंदर में, अंदर का जो कैविटी होता है उसी में क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। क्या होता है? ग्लोमेरुलस, है ना। इट इंक्लोज्ड द ग्लोमेरुलस। इंक्लोज मतलब अपने अंदर, इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड। चाहे इंक्लोज इन कफ, वही चीज है। इंक्लोज मतलब अंदर, है ना, इंक्लोज्ड करता है। बोमेंस कैप्सूल के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मालपिजियन बॉडी के बारे में बता दिए, पहले ही लिख दिए। बोमेंस कैप्सूल। तीसरा क्या है आपका? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल। कॉन्वुलेटेड, कॉन्वू, हाँ यू है, कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल, ठीक है। पीसीटी, इसका जो वॉल जो होता है वो अभी एपिथेलियम का बना होता है, और इसके वॉल में अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये नहीं होता है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोविलाई। यह हमारे आंतों में भी पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। वहां पर भोजन का अवशोषण करता है। जो हमारा भोजन पाचन होता है ना, तो उसको अवशोषित कर लेता है विलाई, ठीक है, इंटेस्टाइन में होता है। तो यहां पर भी जो विलाई है ये छोटा होता है उससे, इसका नाम होता है माइक्रोविलाई। छोटा विलाई को बोलते हैं माइक्रोविलाई। यहां पर भी यह अवशोषित कर लेता है, क्योंकि देखो यहां पर छन तो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी तत्व होता है जो छनना नहीं चाहिए था, जो यूरिन में नहीं मिलना चाहिए था। तो ये पीसीटी क्या करता है? उन तत्वों को ये फिर से अवशोषित कर लेता है। करना ही पड़ेगा भाई। इसको मालूम नहीं है ना कि कौन खराब है कौन अच्छा है। यूरिया तो खराब है, उसके अलावा अच्छा चीज को भी तो यहाँ पे छन जाता है। तो उसको अवशोषित करने का काम पीसीटी और डीसीटी दोनों का होता है। एक बार में यूरिन नहीं बनने वाला है। एक बार में होता है क्या? तो पीसीटी क्या है? इट इज ऑल्सो मेड बाय एपिथेलियम कंटेन्स माइक्रोविलाई।
ये माइक्रोविलाई इतना होता है अंदर से कि यह कैसा दिखता है आपको, ब्रश के जैसा, जैसे ब्रश बिछा हुआ है बॉर्डर में। ब्रश देखे हो ना, कपड़ा धोने वाला ब्रश देखे हो, उसमें क्या होता है, निकला होता है। तो उसी तरह इसको भी काट करके देखोगे तो वैसा ही लिखता है, लगेगा जैसे ब्रश है। तो ब्रश बॉर्डर के जैसा ये दिखता है माइक्रोविलाई। उसके बाद आपका फेवरेट क्या हो गया, लूप ऑफ हेनले। यह कैसा दिखता है, इट इज हेयर पिन स्ट्रक्चर, इट इज हेयर पिन स्ट्रक्चर, ठीक है। हेयर पिन स्ट्रक्चर। उसके बाद लूप ऑफ हेनले जो होता है ना, यह किडनी के, लूप ऑफ हेनले जो होता है यह किडनी का मेडुला में होता है। ये आपको जो दिख रहा है बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये आपको लगभग आपको कॉर्टेक्स रीजन में मिलेगा यहां पर। लेकिन लूप ऑफ हेनले क्या होता है, वो मेडुला में लटक जाता है इस तरह से। जैसे ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये हो गया बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी। उसके बाद लूप ऑफ हेनले देखो मेडुला में, और डीसीटी फिर कॉर्टेक्स में। इधर हो गया कलेक्टिंग डक्ट। तो ये देखो ये मेडुला पिरामिड है ना, तो जो आपका बोमेंस कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, ये सब आपको कॉर्टेक्स रीजन में ही देखने को मिलते हैं। कहां मिलते हैं, पिरामिड से थोड़ा ऊपर, है ना। और मेडुला में आपको क्या देखने को मिलेगा, लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले आपको मेडुला में रहता है, और तीनों जो होता है उधर वो कॉर्टेक्स में आपको देखने को मिलता है ना। कहां देखने को मिलता है, कॉर्टेक्स। तो लूप ऑफ हेनले कहां होता है, यह मेडुला के साइड में होता है। इट प्रेजेंट इन मेडुला, ठीक है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले दो होते हैं, असेंडिंग लिम्ब होता है इसके पास, और डिसेंडिंग लिम्ब, जो आपको फिगर में क्लियर दिख रहा है, रटने का जरूरत नहीं है, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब। उसके बाद पांचवा जो है आपका डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स, ठीक है। यह क्या होता है, सेम एज पीसीटी। पीसीटी के जैसा ही ये कॉइल्ड होता है, पीसीटी भी कॉइल्ड होता है, डीसीटी भी कॉइल्ड होता है ना। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बस कुछ नहीं है इस सब में, पीसीटी सेम है, डीसीटी सेम है, ठीक है। हाँ, काम सबका अलग अलग है। तो ये पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, बोमेंस कैप्सूल, यह रेनल ट्यूबुल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नेफ्रॉन का नेरल ट्यूबुल्स। दो ही पार्ट ही है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन का दो ही पार्ट है, ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूबुल्स। रेनल ट्यूबुल्स में बोमेंस कैप्सूल पढ़ लिया, पीसीटी डीसीटी सेम है, दोनों कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और लूप ऑफ हेनले जो होता है वो हेयर पिन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनमें से बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ये तीनों कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में, और लूप ऑफ हेनले मेडुला में। इस बात को लिख लेते हैं, इस बात को क्या करते हैं, लिख लेते हैं।
नोट, नोट, नोट में क्या लिखेंगे? बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, उसके बाद डीसीटी। ये सब किस रीजन में होते हैं, किस जोन में होते हैं? कॉर्टेक्स जोन में। किडनी के किस जोन में होते हैं, है ना? कॉर्टेक्स जोन। और लूप ऑफ हेनले, इस बात को आप लोग हल्का हल्का याद रखोगे। इस बात को क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, माइंड में ही रख लेंगे। क्या करेंगे? माइंड में ही रख लेंगे। ये जो देख रहे हो ना, ये पीसीटी, डीसीटी और बोमेंस कैप्सूल किधर होता है? कॉर्टेक्स रीजन में। किधर? कॉर्टेक्स में। एकदम याद रखोगे। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रचारा, क्या जल्दी से बंद किया जाए। ये सबने कल हमने फिगर बनाया था। किडनी, लेफ्ट किडनी क्या होती है? थोड़ी सी ऊपर होती है। यूरिनी ब्लैडर, यूरेटर। ये देखिए फिगर, है ना? ये कॉर्टेक्स, ये क्या है? अच्छा, ये जो लंबा लंबा लकीर है वो क्या है? ये मेडुला में है ना। ये एक्चुअली में कलेक्टिंग डक्ट को दिखा रहा है। कलेक्टिंग डक्ट ऐसे लंबा है ना, इसको डक्ट ऑफ बेलिनी भी कहा जाता है। हालांकि हमने नहीं बताया, है नहीं आपके सिलेबस में, तो इसे करके तो देखो, यहाँ नेफ्रो, यहाँ कॉर्टेक्स है, तो यही बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यहां से ब्लड कहाँ आया? ये माइनर कैलिक्स, ये क्या है? माइनर कैलिक्स है ना जी, माइनर कैलिक्स। और ये मेजर कैलिक्स, और ये क्या हो गया? पेल्विस। अब देखो, ये है नेफ्रॉन। एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लाएगा, ये देखो टफ्ट बन गया ना, और दूर लेके कौन जा रहा है? एफरेंट। एफरेंट आगे की ओर क्या बन गया? पेरिट्यूबुलर नहीं लिखा है ना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, उसके बाद डीसीटी इधर है, और ये लूप ऑफ हेनले। और ये देखो वासा रेक्टा है ना, जो लूप ऑफ हेनले के साथ चला गया। और ये कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े रहते हैं। Each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephron. ठीक है? Which are the functional unit? लिखा दिए हैं। Each nephron कितना पार्ट? 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस और दूसरा रेनल ट्यूबुल्स। ग्लोमेरुलस के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, हमको लगा कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, बट एनसीईआरटी ने ही भी लिख दिया है। हमको याद नहीं था कि इसमें लिखा हुआ है। तो ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय
एफरेंट आर्टेरियोल, सही बात, एफरेंट आर्टेरियोल ने ही इसको बनाया है। ठीक है, ये क्या होता है ग्लोमेरुलस? ए फाइन ब्रांच ऑफ रेन। अच्छा, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल के बारे में क्या लिखा है? ए फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, बताएं आपको। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एफरेंट आर्टेरियोल, लेके भाग जाता है। उसके बाद देखो रेनल ट्यूबुल्स बिगिंस विथ डबल वॉल्ड, देखो कप जैसा, कप है ना, डबल वॉल्ड, अभी बताए ना, आउटर वॉल्ड और इनर वॉल्ड, दो को वॉल होता है ना बोमेंस कैप्सूल का, which enclose the glomerulus. Glomerulus along with Bowman's capsule is called Malpighian body और renal capsule। ठीक है, आ गया हमारा एनसीईआरटी यहीं पे, है ना। इसको यहां लेके चल जाते हैं, यहां आ गया। ठीक है, ये आ गया, इसको देख लोगे बाद में। देखो माल्पिजियन बॉडी, रेनल कैप्सूल लिखा हुआ है दो बार। द ट्यूबुल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसका नाम क्या है? पीसीटी, बहुत कॉइल्ड होता है। ठीक है, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाने वाला है। उसके बाद हेयर पिन सेपरेट हैंडले नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूबुल विच हैज डिसेंडिंग एंड द असेंडिंग लिम्ब। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन दैट इज कॉल्ड डीसीटी। पीसीटी डीसीटी सेम जैसा होता है। The DCT of many nephrons open into a straight tube called collecting duct। स्ट्रेट लिखा है ना, ध्यान रखना, यहां से भी पूछ देता है। अब कलेक्टिंग डक्ट हमने बार बार बता रहे थे सीधा होता है, तो आपको ऑप्शन में नया क्वेश्चन बना देगा, है ना। कलेक्टिंग डक्ट इज ए ट्यूब, स्ट्रेट, है ना, कॉइल्ड, उसमें भी फंसा देगा। बोलोगे कि कलेक्टिंग डक्ट कैसा होता है, कॉइल्ड होता है कि स्ट्रेट? स्ट्रेट आंसर दोगे, क्या दोगे? कॉइल्ड नहीं है ना, बेचारा सीधा होता है, बांस के जैसा सीधा। गांव घर में होता है ना, कोई बदमाशी करता है, बोलता नहीं नहीं वो कहाँ बदमाशी, बांस के जैसा सीधा आएगा, है ना, वही चीज होता है। एक बात बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है ना। हमें भी एनसीईआरटी पढ़े हुए बहुत दिन, आप ही लोग को पढ़ाते तब देखते। देखो द माल्पिजियन कॉर्पुसल्स, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन। देखो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है यह, है ना। माल्पिजियन कार्प, पीसीटी और डीसीटी कहाँ होते हैं, किस रीजन में? कॉर्टिकल लिखा है अभी जस्ट, किडनी, वेयर एज द लूप ऑफ इनलेट डीप्स इनटू मेडुला। उसके बाद का जो कहानी है वो ठीक है। तो आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, और अगला क्लास बहुत ही दिमाग को, मतलब आप पता चल जाएगा यूरिन कैसे बन जाता है हमारे से। इसीलिए आप लोग पढ़ के आओगे, अगले क्लास में पहला 10 मिनट एकदम धड़ाधड़ सबसे पूछेंगे, धड़ाधड़ एकदम, समझ रहे हो। पहला 10 मिनट ऐसा नहीं करना है कि 10 मिनट और लेट हो जाओ, पूछने वाला टाइम में गायब हो जाएंगे, तो फिर और 10 मिनट बढ़ा देंगे, समझ रहे हो बात को।
तो पहला 10 मिनट आज जितना भी पढ़े हो सब याद करके आओगे जी। और अगले क्लास में हम लोग अथी बनाएंगे, डीपीपी बनाएंगे, करीब 30 क्वेश्चन रहेगा, आपको सॉल्व करना रहेगा सबको, है ना। खत्म हो जाएगा कहानी। तो आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। पहले आप लोग लेडीज फर्स्ट